कि भारत के घर को बचाने के लिए जो सैनिक अपनी सेवा वहां दे रहा था, आज उसका ही घर नहीं बच रहा है। कितना कष्ट होता है, कभी कभी तो ये लगता है कि हमारे मुंह से ये नहीं निकलता है कि हम क्या कहें और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। क्या करते हैं? आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा झांसी के सभी जनप्रतिनिधियों से कि वो अपने परिवार के लोगों को अकेला मत छोड़ें। आज हमें आपकी ज़रूरत है तो हर 5 साल में आपको हमारी भी ज़रूरत होती है, हमारी नस्ल झांसी के लोगों की। झांसी के जो मेयर साहब हैं, उन्होंने भी चुनाव के वक्त शायद इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि मैं एक भी मकान जो है टूटने नहीं दूंगा, अगर कोई बुलडोजर आएगी तो वो मेरे ऊपर से चढ़ के जाएगी। लगभग 15 वर्ष पूर्व से भूखंड पर आवासीय भवन निर्मित है। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। आप 30 दिन के अंदर उक्त मकान को खाली करके चले जाइए और उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस जमीन में अगर जैसा बताया जा रहा है कि अवैध है, तो उसी समय इस जमीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं रोक दी गई? और जमीन की रजिस्ट्री नहीं रोकी, वहां पे रोड डाल दिए गए, हाउस टैक्स आप लोगों से लिए गए, जहां तक मुझे जानकारी है। तो अगर ये सब अवैध था तो इन लोगों को लीगल अथॉरिटी क्यों दी गई? फिर जहां रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, ठीक उसी समय हम लोगों को, हम उनके भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, आज उसी समय हम लोगों को अपने घरों से निकालकर टेंट में बिठाने की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की सरकार रही है और गरीबों के हित में उन्होंने काम किया है, परंतु जो हमारे झांसी के जनप्रतिनिधि हैं या झांसी के शासन प्रशासन के लोग हैं, वो सही बात हमारी योगी जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस समय मैं बैठा हूँ झांसी के कचहरी चौराहे के पास में गांधी उद्योग में। आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों तरफ, कुछ एक तरफ मेरे राइट हैंड साइड में जो है महिलाएं बैठी हुई हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पुरुष बैठे हुए हैं, वो पीछे जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग बैठे हुए हैं अनशन पर। एक विरोध प्रदर्शन ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। उसी को जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग बैठे क्यों हैं। पहली नज़र आप डालेंगे तो पीछे की तरफ एक जो है होर्डिंग टाइप लगी हुई है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन अनशन, दिनांक 14 जनवरी से गांधी उद्यान कचहरी चौराहा झांसी। और उसके नीचे पढ़िए, वो महत्वपूर्ण है, मोजा, डडियापुरा, तालपुरा, पिछोर, झांसी खास आदि क्षेत्रों के मकान जेडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में निवेदक जो है समस्त नगरवाद क्षेत्रवासी। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में ये लोग बैठे हैं। ये जो क्षेत्र पड़ता है, जब मैंने इन लोगों से अभी ऑफ कैमरा बात की तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर लगभग 10,000 मकानों को गिराने की नोटिस जो है सरकार द्वारा दिया गया है। नोटिस पहुंच चुका है लोगों के पास और उसी नोटिस के साथ अब यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आज जो है मकर संक्रांति का त्यौहार है। हर कोई, इन लोगों के अलावा हर कोई अपने अपने घरों में जो है लड्डू, तिली के लड्डू और बढ़िया पकवान खा रहा होगा, लेकिन ये लोग बेचारे जो हैं लगभग 14 तारीख से कल से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या है और क्यों इनको नोटिस दिया गया। तो सबसे पहले राहुल जी, क्या बात है, किस तरीके का नोटिस दिया गया और क्या कारण है? देखिए, जेडीए आगे आ जाइए। जेडीए ने सन 2001 में मास्टर प्लान बनाया था। उसमें ये कहा गया था कि ये एरिया नगर पार्क के लिए रिजर्व आरक्षित रहेगा। हाँ। उसके बाद आज 23 साल बीत गए। हाँ। ना तो उन्होंने उस ज़मीन को अधिग्रहण किया, हाँ। ना ही नगर पार्क बनाने की कोई भी कार्यवाही आगे बढ़ाई। हाँ। जबकि धारा 54 ये कहती है कि जो भी प्लान आप प्रस्तावित करते हैं, हाँ। 10 साल के अंदर या तो उस यहाँ के जो भूमिधर लोग हैं, हाँ। उनका मुआवजा दे के उस ज़मीन को उनसे ले लेंगे और वहाँ नगर पार्क डेवलप करेंगे, या फिर उस ज़मीन को आप आवासीय घोषित करके उस ज़मीन को आप छोड़ देंगे। अब जेडीए की आज 23 साल बीत जाने के बाद हम सभी भूमि के मालिकों को ना तो वहाँ मुआवजा दिया गया, ना ही हमें वहाँ मकान बनाने से रोका गया। 10,000 मकान एक दिन में नहीं बन जाते हैं। 10,000 मकान बनाने के लिए वर्षों लग जाते हैं। मेरे पास झांसी कमिश्नर की से लेके लेखपाल तक की एक रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि 1970 से लेकर आज तक लोग वहां रह रहे हैं, जिस कारण वहां नगर पार्क बनाया जाना संभव नहीं होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं, आप ही की रिपोर्ट ये कह रही है कि वहां नगर पार्क बनाना संभव नहीं है। दूसरा, जब हमने उनसे कहा कि आरटीआई का जवाब मांगा कि क्या आप डडियापुरा पिछोर में आपकी कोई महायोजना प्रस्तावित है, तो लिखित रूप में आप कहते हैं कि नहीं, हमारी वहाँ पर कोई भी महायोजना प्रस्तावित नहीं है। नगर पार्क एक महायोजना के अंतर्गत आता है। लिखित में आप कुछ और कहते हैं, मौखिक कुछ और आप कहते हैं। इस सब की जो मेन वजह है कि हमारे एरिया में पिछोर में नरेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने निजी लाभ के लिए तथ्यों को छुपाकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके एनजीटी में उसने एक वाद दायर कर दिया कि साहब यहाँ पर 10,000 पक्षी विदेश से आते थे, चिड़ियाएं आती थी, अच्छा। हमारे बाप दादाओं ने पानी पिलाते थे। अच्छा। अब झूठे भ्रमिक तथ्यों पर उसने रिट दायर किया, तो सरकार की और झांसी प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उस सही तथ्यों को वहां जाके रिट पे बात करते, लेकिन झांसी प्रशासन ने भी उसको गुमराह किया कि नहीं साहब, मकान तो बन गए हैं लेकिन हम उनको तोड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जो आती है, आज जेडीए 10,000 मकान क्यों नहीं बोल पा रहा है, उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। पहले शुरुआत इन्होंने की थी पिछोर से कि साहब सिर्फ 108 मकान इलीगल हैं। उसके
उसके बाद 108 से करते 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 आज 2700 तक ही पहुंच चुके हैं। रिसेंट आंकड़ा जो बताया गया जेडीए के द्वारा, जो न्यूज़पेपर में भी आया, 2700 मकान का आया। क्योंकि एक दम से अगर ये 10,000 कह देंगे तो वहाँ कोई अंधे लोग नहीं बैठे हैं, वो यही कहेंगे इनसे कि जब मकान बन रहे थे तो क्या आप लोग मूर्ख दर्शक बन के देख रहे थे। लगातार ये मकान और आज से नहीं बने हैं, मेरे पास सारी पत्रावली सुरक्षित है। ये मकान 1970 से लेकर आज तक वहाँ रह रहे हैं। दूसरी बात, हमारे महाराज जी भी पिछोर से संबंध रखते हैं। पिछोर एरिया जब था, जब जेडीए का गठन ही नहीं हुआ था, तो जब जेडीए का गठन ही नहीं हुआ था तो वहाँ जो लोग निवास कर रहे थे वो नक्शा कैसे पास करा लेते, जब जेडीए का अस्तित्व ही नहीं था और पिछोर के निवास पहले बने हुए थे। आज भी वहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं उनके मकान उनके बाप दादाओं के ज़माने से बने हुए थे, जब जेडीए था भी नहीं। सिर्फ नरेंद्र की कंप्लायंस को पूरा करने के लिए भ्रामक तरीके से गलत तलत तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश करके ये एनजीटी में चले जाते हैं, जिससे एनजीटी एक तरफा आदेश कर देता है और फिर झांसी प्रशासन ये कहता है कि हम बाध्य हैं क्योंकि हमारे पास एनजीटी का दबाव है। सबसे बड़ी बात, अभी 2031 की नई महायोजना प्लान झांसी विकास प्राधिकरण से अनुमोदित होकर शासन को चला गया है। इस कार्यवाही को 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है, उसके बावजूद भी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो प्लान अप्रूव नहीं किया जा रहा। अगर उस प्लान को ही अप्रूव कर दिया जाए तो हमारे माथे पे जो तमगा लगा रखा है अवैध अवैध अवैध, वो स्वतः ही मिट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की सरकार रही है और गरीबों के हित में उन्होंने काम किया है, परंतु जो हमारे झांसी के जनप्रतिनिधि हैं या झांसी के शासन प्रशासन के लोग हैं वो सही बात हमारी योगी जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो धरने का बैठने का मकसद है वो यही मकसद है कि माननीय योगी जी तक ये बात पहुंचे। हमारे यहाँ कुछ मकान ऐसे बने हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए सरकार ने उन्हें दिया है। सरकार ने खुद ही मकान बनवाए हैं, उन्हीं मकान को सरकार तोड़ रही है। यही चीज़ तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय योगी जी तक नहीं पहुंच रही है कि जो मकान वो बनाने के लिए स्वयं पैसा दे रहे हैं वो मकान वो कैसे गिराएंगे। आज 500 साल बाद जहां रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, ठीक उसी समय हम लोगों को, हम उनके भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, आज उसी समय हम लोगों को अपने घरों से निकालकर टेंट में बिठाने की व्यवस्था झांसी प्रशासन द्वारा की जा रही है, तो ये सरासर गलत है। अच्छा, ये जो नोटिस आया है, जैसा कि भाई बताया गया कि ये लड़ाई तो बहुत लंबी चली आ रही है, आप लोग बहुत लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस जमीन में, अगर जैसा बताया जा रहा है कि अवैध है, तो उसी समय इस जमीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं रोक दी गई? और जमीन की रजिस्ट्री नहीं रोकी, वहाँ पर रोड डाल दिए गए, हाउस टैक्स आप लोगों से लिए गए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अगर ये सब अवैध था तो इन लोगों को लीगल अथॉरिटी क्यों दी गई फिर? पहली बात तो ये लोग कहते हैं जमीन अवैध है, वो सरासर गलत कहते हैं। हाँ। सरकार की हर एक रिपोर्ट में लिखा है कि ये पूरी की पूरी भूमि निजी काश्तकारों की, यानी कि हमारे बाप दादाओं की, हमारी है। हाँ। भूमि जमीन पे कहीं भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। हाँ। अब बात आती है सिर्फ कंस्ट्रक्शन की। हाँ। तो कंस्ट्रक्शन के आप पूरी झांसी का सर्वे करा लीजिए, 80% मकान आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नक्शा पास नहीं है। हाँ। तो क्या आप पूरी झांसी गिराएंगे? एक तरफ आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्मार्ट सिटी आप बनाएंगे जो पूरी झांसी को आप गिरा देंगे? तो उस स्मार्ट सिटी में कौन रहेगा? अगर, लेकिन बस प्रश्नगत बात यही है कि नरेंद्र द्वारा जो शिकायतें एनजीटी में, एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा बवाल कर दिया गया। ये एक व्यक्ति नहीं, इसमें 4 लोगों ने रेट दायर किया था। नरेंद्र कुशवाहा, BL भास्कर, गिरजाशंकर राय, प्रदीप नामदेव। जब हमने सुदीप दीक्षित ने उसमें लगातार पैरवी करी तो 3 लोगों ने एफिडेविट दिया कि साहब हमारा मुद्दा सिर्फ लक्ष्मी ताल को बचाने का था, पिछोर डडियापुरा से हमें कोई मतलब नहीं था। उस रेट को हम लोग डिस्पोज कराया। उस रेट को डिस्पोज कराने के बाद चूंकि नरेंद्र का ये निजी लाभ उसमें है कि उसके पिताजी ने जमीन उसको बेच दी, उसको हिस्सा मिला नहीं, तो अपना हिस्सा अपने पिताजी से मांगे। आज वो जिंदा है, उनसे हिस्सा क्यों नहीं मांग रहा? उसकी जो मंशा है कि हम इन सबके मकान तोड़कर इनको ब्लैकमेल करें। आज 7 मुकदमे झांसी में उसके ऊपर लिखे हुए हैं, गुंडा एक्ट से लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई उसके ऊपर है, फिर भी वो आदमी खुलेआम लोगों को ब्लैकमेल करता हुआ घूम रहा है। आज सुबह का उसका फेसबुक देखेंगे तो स्पष्ट लिख रहा है कि राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित, कुलदीप अवस्थी पत्रकार एनजीटी में ये पैरवी कर रहे हैं। पार्टीवादी आप हैं और गुमराह लोगों कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो नया रिसेंटली 3 जनवरी को आदेश हुआ है, वो आदेश ऐसे नहीं हुआ। नरेंद्र कुशवाहा जी जब जेल से निकल के आए तो इन्होंने एनजीटी में शिकायत की कि साहब आपने जो ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे उस पर झांसी विकास प्राधिकरण एवं डीएम साहब द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा। तब ये आदेश पारित हुआ है कि 3 मार्च को आप ये बताइएगा कि आपने सारे मकान गिराने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया है। अच्छा। 1 मार्च 2024 को झांसी प्रशासन को ये महीने में मकान तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। आपको जो अभी नोटिस दिया गया उस नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में ये लिखा, बात अगर आप बताएं। नोटिस में ये पहले हमें कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि आपने लगभग 15 वर्ष पूर्व से भूखंड पर आवासीय भवन निर्मित है। पहले ऐसी बात को आप पकड़ लीजिए। आप अपनी लाइनों में कह रहे हैं 15 वर्ष से हम वहाँ रह रहे हैं, तो 15 वर्ष आपको याद आया कि हमने यहाँ मकान बना लिया? बिल्कुल। 15 सालों से क्या झांसी विकास प्राधिकरण की सारी टीम सो रही थी क्या? और ये जो रूलिंग है सेक्शन 54 उसके तहत ये नियम है, सरकार का ही नियम है
कि 10 साल के अंदर या तो उक्त ज़मीन को आप अधिग्रहण करेंगे, मुआवजा उनका देंगे, या फिर उसको आवासीय घोषित करेंगे। तो ये लगातार रूल के खिलाफ जाके हमें जो नोटिस आप दे रहे हैं, तो उसको मैं क्या लिखा है नोटिस में? अहम बात पढ़ के बताइए। लगभग 15 वर्ष पूर्व से भूखंड पर आवासीय भवन निर्मित है, मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। आप 30 दिन के अंदर उक्त मकान को खाली करके चले जाइए और इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। आप एरिया सुन लीजिए, बूढ़ा भोजला, नया गांव, पिछोर, डडियापुरा, झांसी खास, तालपुरा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया में कितने मकान बने होंगे। अब आप एक बात तो समझने की कोशिश कीजिए, हमारे ही डडियापुरा मौजे में एक महाविद्यालय एवं डिग्री कॉलेज चलता है। आप बुंदेलखंड विस्तार से पता कर लीजिए, किसी भी डिग्री कॉलेज को खोलने के लिए 143 कार्रवाई करी जाती है, लैंड यूज भूमि का परिवर्तन कराया जाता है। और भूमि परिवर्तन कॉमर्शियल होता है। जब नगर पार्क की ज़मीन को आप कॉमर्शियल तो कर सकते हो, तो आवासीय क्यों नहीं कर सकते? कॉमर्शियल से लोग पैसा कमाते हैं। हम सब गरीब असहाय लोग वहाँ मकान बना के रह रहे हैं, हम कोई वहाँ धंधा नहीं कर रहे हैं, कोई व्यापार वहाँ नहीं चला रहे हैं। उनको तो आप 143 करके दे रहे हैं, चूँकि वो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं। दूसरी बात, अहम बात है, किसी भी डिग्री कॉलेज को खोलने के लिए शासन से नक्शा पास कराया जाता है, तो उनका नक्शा आपने कैसे पास कर दिया? बस हमारी गलती क्या है कि हम लाखों रुपए घूस नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते। सही पैसा जहाँ लगेगा, सही पैसा जहाँ लगेगा हम वहाँ लगाया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे कि माननीय योगी जी को ये बात पता तो चले कि उनकी देख रेख में उनकी झांसी के जो अधिकारी हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं। और जिस दिन ये बात उन तक पहुँच जाएगी, हम पूरी जनता को पूर्ण विश्वास है कि हम किसी की भी एक ईंट माननीय योगी जी नहीं गिनने देंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ये बात जिस दिन योगी जी कानों में पहुंच जाएगी कि झांसी प्रशासन द्वारा एक गलत तरीके से, अगर हम गलत होते हम अपने मकान स्वतः गिरा लेते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि शायद जो कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद उनको ये लग रहा होगा कि आप लोगों ने जो है झांसी की अवैध जमीन पर मकान बना लिए होंगे, उनको शायद ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के पास उसकी रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है। रजिस्ट्री के अलावा जो अहम बात है, आप झांसी विकास प्राधिकरण की कोई भी रिपोर्ट उठा लीजिए, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये पूरी के पूरा भूमि निजी काश्तकारों का है। इतना सा हमारा झांसी के जो मेयर साहब हैं, उन्होंने भी चुनाव के वक्त शायद इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि मैं एक भी मकान जो है टूटने नहीं दूंगा, अगर कोई बुलडोजर आएगी तो वो मेरे ऊपर से चढ़ के जाएगी। उस चुनाव के समय में केशव प्रसाद मौर्य भी आए हुए थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने भी जो है सेम लाइन बोली थी कि अगर ऐसा होगा तो हम लोगों के ऊपर से जो है बुलडोजर चल के जाएगी। तो क्या वो आप लोगों के साथ खड़े हैं? देखिए, अभी हमारी फ़ोन के माध्यम से उनसे वार्ता नहीं हुई है। माननीय हमारे बुंदेलखंड योगी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्होंने बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, ना ही वो हमारे पास यहाँ तक अभी चलकर आए हैं। सिर्फ माननीय गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत जी ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से ये बात की है कि यहाँ से जो फाइल अनुमोदित होकर गई थी वो किस स्तर पर रुकी हुई है। तो कल शाम को ही उनके जेडीए के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बता दिया है कि अब शासन के अनुभाग नंबर 3 में ये फाइल रुकी हुई है। तो विधायक जी माननीय जवाहर राजपूत जी उसको जाकर परसू कर रहे हैं और कल उनकी मुलाकात। जवाहर राजपूत गरौठा से इधर आकर इस कार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ के नेतागर क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो पीड़ित हैं, जो हमारी बात सुनेगा हम तो उसके बाद जाएंगे। हम माननीय सांसद जी के पास भी गए थे, उन्होंने हमें कोई प्रॉपर जवाब नहीं, उन्होंने ये कहा हाई कोर्ट चले, सुप्रीम कोर्ट चले जाएगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आवासीय योजना पारित नहीं होती है, वो सिर्फ शासन में ही पारित होंगी और वो शासन के आप ही शासन में कह सकते हैं। तो सांसद जी भी से मेरा अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से माननीय झांसी विधायक से भी मेरा अनुरोध है कि आप सब अगर प्रभावी रूप से अपने परिवार के, हम आप उनके परिवार के सदस्य हैं। आप लोग विधायक जी के पास नहीं गए? देखिए, सबको सूचना एक मिनट, सबको सूचना है। इससे पहले लगातार हम माननीय रवि शर्मा जी को पूरा मुद्दा बता चुके हैं। विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन भी पुटअप किया था, लेकिन उसकी क्या प्रभावी पैरवी की गई वो अभी तक हमको अवगत नहीं कराया गया। कार्रवाई कहाँ तक हुई उनके द्वारा ये पता नहीं है आप लोगों को? अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जब वोट का समय आता है तब वो हमारे पास आते हैं। जब वोट का समय आता है तो बिना बुलाए वो चले जाते हैं। आज हमें उनकी ज़रूरत है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करते हैं कि आपके परिवार के लोग, देखिए झांसी विधानसभा पूरा परिवार है उनका, झांसी ललितपुर लोकसभा सांसद जी का परिवार है। आज उनके परिवार का बेटा, उनके परिवार का बच्चा, उनके परिवार की माताएं बहनें अगर धरने पे बैठी है तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में भी कष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यही बात वो मंच के माध्यम से कहते हैं, पूरा झांसी मेरा परिवार है। अगर हम उनके परिवार हैं तो आज परिवार को उन्होंने अकेला क्यों छोड़ रखा है? और मैं तो लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर आज वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आज अपने परिवार को अकेला छोड़ रहे हैं, तो अगर समय आने पर यह कार्य हम भी करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि आप माननीय हमारी बात सुनिए, आप सत्ता में हैं, हम ना सरकार के खिलाफ। बहुत अच्छी बात कही है कि चुनाव के वक्त जो है नेता हर घर जाते हैं, हर घर के लोगों से वोट मांगते हैं। घर घर एक बार नहीं कईयों बार जाते हैं, लेकिन आज ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं।
छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 10,000 लोग 10,000 मकानों पर और लाखों लोगों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आज इनके साथ ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर कोई भी लोकल का प्रतिनिधि नहीं बैठा है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है इन्हीं लोगों पर छोड़ा जा रहा है नेताओं द्वारा। तो अब आप लोग कितने दिनों तक बैठोगे ऐसे? देखिए, इसका कोई समय नहीं है। बोल रहा था कि ध्वस्तीकरण का मैं जो अमाउंट लगेगा वो भी आपको ही पे कर। उन्होंने ये कहा है 30 दिन के अंदर स्वतः, मैंने बोला ना आपको 30 दिन के अंदर स्वतः आप गिरा लीजिए। अगर वो गिराएंगे तो उसको चार्ज होता है गिराने का, जेसीबी का, वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, आपका मकान अगर वो गिराएगी सरकार, जेडीए गिराएगी, तो आपको उससे आपका पैसा भी वसूला जाएगा, उसके गिराने की में जो पैसा खर्च होगा। अच्छा, देखिए, इसलिए मैं नोटिस में लिखा है। देखिए, आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा झांसी के सभी जनप्रतिनिधियों से कि वो अपने परिवार के लोगों को अकेला मत छोड़ें। आज हमें आपकी ज़रूरत है तो हर 5 साल में आपको हमारी भी ज़रूरत होती है, हमारी नस्लें झांसी के लोगों की। देखिए, एक घर को बनाने में एक आदमी की ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है। कई लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीनें बेचकर शहर में अपने मकान बनाने आते हैं। उनमें से पता नहीं कितने लोग इस तरीके का अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच के आए होंगे, ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर, गाड़ी कमाई लगाकर जो अपना मकान बनाया होगा। और आज इन लोगों को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि ये लोग जो है अभी इस तरीके से, भारी सर्दी है झांसी में, बहुत भयंकर सर्दी है, उस तरीके से खुले में ये लोग जो है टेंट के नीचे अनिश्चित काल के लिए जो है धरने पर बैठ गए। चलिए, कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो है घर से एक अलग जुड़ाव होता है। घर एक उनका सपना होता है। कहीं ना कहीं इनमें जो महिलाएं बैठी हैं उन लोगों ने भी सपना देखा होगा, और आज इस तरीके की स्थिति अगर उनको देखने को मिल रही है तो वास्तविकता में ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही कहीं ना कहीं कष्टदायक है इन लोगों के लिए। क्या है ये, मतलब आप लोगों को इस तरीके का नोटिस दिया गया? हम क्या बताएं, हम कितना कष्ट होता है। कभी कभी तो ये लगता है कि हमारे मुंह से ये नहीं निकलता है कि हम क्या कहें, और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो बाहर रहते हैं, वो 6 महीने में एक बार आते हैं, हम अकेले रहते हैं। नौकरी करते हैं बाहर? हाँ। अच्छा, नौकरी मतलब नौकर ही हैं हम लोग। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक मकान टूट जाए तो हम दूसरे में चले जाएं। हम लोग कहाँ जाएं? जेडीए वाले आते हैं, बोलते हैं आप ये कागज लाओ, वो लाओ, ध्वस्तीकरण के आदेश आ रहे हैं। हम लोग का बचपन से पापा, हमारे दादा दादी, उनके पापा मम्मी सभी लोग वहीं पे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल से हम लोगों ने मकान बना लिया है। अगर हमारा मकान टूटता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम ये चाहते हैं कि 2031 की जो योजना है वो लागू हो जाए। योगी जी से यही प्रार्थना है कि लागू हो जाए, और हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये छत से बेघर ना हो, हमारी यही कामना है। और हम जब वो लोग आते हैं या हम आज इस मंच पे भी खड़े हैं तो हमारी छाती फट रही है कि अगर कहीं ऐसा भगवान ना करे, अगर ऐसा हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम? हमारा नाम है सूबेदार मेजर सूबेदार मेजर। रिटायर्ड हैं आप आर्मी से? यस। कितने साल सर्विस दी है आर्मी में आप? 28 साल। 28 साल। हाँ जी। 28 साल आपने देश की सेवा की जी। क्या आपको पता था कि जिस समय आप सेवा कर रहे हैं और आपने सपनों का घर यहाँ पे बनाया होगा, उसी घर को जो ये लोग जो है उजाड़ेंगे? ये तो पहले कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ अब देखने के बाद मालूम पड़ रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो कैसा, मतलब अब आप लोगों को समझिए कि इस तरीके का नोटिस मिल चुका है, आपको भी नोटिस मिला होगा? नोटिस मिला है। मिला है। कितना कष्ट हो रहा है? कष्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अगर हमारा साथ दें तो हमारा इस समस्या का हल हो सकता है, क्योंकि 2021 में एक मास्टर प्लान बन के गया है 2021 to 31 का। उस मास्टर प्लान को अगर जो है इसको हाउसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी समस्या जो है। देखिए, सूबेदार साहब थे आर्मी में, इन्होंने नौकरी की है, अपनी सेवा दी है। लाखों घर बचाने के लिए अपने घर से अलग थे, बॉर्डर पर अपनी सेवा दे रहे होंगे, सूबेदार पद पर थे। तो आप समझिए कि भारत के घर को बचाने के लिए जो सैनिक अपनी सेवा वहां दे रहा था, आज उसका ही घर नहीं बच रहा है। कितना कष्ट हो रहा होगा उसको, शायद एक कष्ट हम और आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी का घर का उजड़ना कितना बड़ा दुखदायक है, कितना बड़ा कष्ट है, ये तब समझ में आती है जब किसी पर खुद बीतती है। अभी हम सब जो है, जितने भी जो है यहाँ जो बैठे हुए हैं, माताएं बैठे हुए हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, सभी जो है बच्चे वाले हैं। अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चे अपनी तरफ से जो है एक पापा की समस्या को लेकर जो है अपने मानसिक तनाव में है कि हम लोग किस प्रकार से अपने बोर्ड के एग्जाम्स दें। सीबीएसई एग्जाम्स जो है प्रैक्टिकली हो चुके हैं, और कई लोग जो है कई लोग तो जो है इन सब से जो है जो कमजोर दिल वाले हैं, किसी को सदमा आ रहा है, किसी कोई बीमार हो रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, यहाँ तक कि जो है कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। केवल इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर, ये नोटिस सुनकर कि हमारा जो है बनाया जो है आसरा है, ये आसियाना हमारा उजड़ जाएगा, जिसमें हमने अपनी गाड़ी कमाई लगाई हुई है।
और जब गाड़ी कमाई जब लगाता है इंसान तो किस प्रकार से वो बचाता है पाई पाई और कैसे घर परिवार बनाता है, ये सभी लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी बैठी हुई हैं, किस तरीके से रिटायर्ड लोग, आर्मी से रिटायर्ड हैं दादाजी, वो बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का कष्ट को समझिए और जो भी समस्या का निदान है, उम्मीद है कि झांसी के नेता, झांसी के अधिकारी करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।